भारत और रूस ने लगाई चीन यूरोप में आग। इतिहास का महा रिकॉर्ड भारत के नाम। चीन को भारत से पंगा पड़ा महंगा। भारत के अध्यक्ष बनते ही चीन को किया बाहर। भारत ने दागी अंधाधुंध मिसाइलें, आसमान से गिराया 1000 किलो का बम। दोस्तों, भारत ने खामोशी के साथ एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया जिसका धमाका पूरी दुनिया में गूंज रहा है। भारतीय सेना ने 65 मिनट में अपने पास मौजूद लगभग हर हथियार चला दिए। इस अभ्यास में टैंक, तोप, लड़ाकू विमान, हथियार और फाइटर जेट सबने हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने लेजर गाइडेड मिसाइलें अपने टारगेट को तबाह करने के लिए दाग दी। दुनिया तब दहल गई जब भारतीय वायुसेना के विमानों ने 1000 किलो के बम को आसमान से गिरा दिया। इस बम के गिरते ही धरती कांप गई। इन खतरनाक बमों की कंपन पाकिस्तान भी जरूर पहुंची होगी, क्योंकि जहां ये युद्ध अभ्यास हुआ है वहां से पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं। दरअसल पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय सेना ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शत्रु नाश नाम के एक युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया। इस खतरनाक अभ्यास में सेना ने अपनी तोप और टैंकों से गोले दागे। आपको बता दें कि युद्ध के मैदान में ताकतवर तोप युद्ध की गारंटी होती है। भारतीय सेना के पास इस समय कई आधुनिक तोप मौजूद है। इनमें से एक K9 वज्र भी है। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। लड़ाकू हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ने अंधाधुंध रॉकेट और मिसाइल दागे। ये पूरा युद्ध अभ्यास 65 मिनट तक चला। भारतीय सेना ने दुश्मन को तबाह करने के लिए 65 मिनट वाले फॉर्मूले पर काम किया। आपको बता दें कि अगर कभी युद्ध की नौबत आई तो भारतीय सेना 65 मिनट में दुश्मन को खत्म करने का प्लान तैयार कर चुकी है। सबसे पहले 20 मिनट तक भारतीय वायुसेना का अटैक होगा। इसके बाद अगले 10 मिनट तक दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया जाएगा। इसके बाद सिर्फ 10 मिनट में ही दुश्मन के इलाकों में इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिक कब्जा कर लेंगे। भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट अगले 5 मिनट में दुश्मन के एयरफोर्स पर अटैक कर देगी। इसके बाद मिसाइल और K9 वज्र तोपों की मदद से 15 मिनट तक दुश्मन पर नॉन स्टॉप फायरिंग होगी और सबसे आखिर में स्ट्राइक फोर्स की मदद से दुश्मन को सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन भारत सरकार ने लेने का फैसला किया है। मतलब एक फैसले से भारत ने अपनी जमीन भी सुरक्षित कर ली और उसी जमीन से चीन को भी बाहर कर दिया, जिस पर वो अपना मालिकाना हक बताता है। दरअसल बात भारत के अरुणाचल प्रदेश को लेकर है, जिस पर चीन सदियों से नजर गड़ाए बैठा है। वैसे आप सभी ये बात जानते हैं कि अभी बीते हफ्ते इंडोनेशिया के बाली शहर में जो G20 की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में सभी देशों ने मिलकर G20 की अध्यक्षता भारत को सौंप दी। यानी कि अब से 1 साल तक यानी कि 2024 तक G20 के सभी 20 सदस्य देशों को भारत ही लीड करेगा। G20 की मीटिंग के तहत जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो भारत की अनुमति से ही लिए जाएंगे और इसी बात का भारत फायदा उठाना चाहता है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि लद्दाख में चीन की चाल नाकाम रही। वैसे तो उसने काफी प्रयास किए, लेकिन इंडियन आर्मी की मुस्तैदी के चलते वो कुछ न कर सका। इसलिए अब उसका ज्यादातर फोकस अरुणाचल प्रदेश की ओर है, जहां वो छोटे छोटे गांव बसाकर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करना चाहता है, जैसे कि लद्दाख में कोशिश की थी। अब यहीं पर भारत ने अपना जी कार्ड खेलते हुए ये फैसला किया है कि वो G20 की मीटिंग अरुणाचल में भी आयोजित करेगा। अब क्योंकि अरुणाचल भारत का ही एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर G20 की मीटिंग आयोजित करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत जानबूझकर अरुणाचल में G20 के सदस्य देशों को इसलिए बुलाना चाहता है ताकि दुनिया भी देखे कि चीन इस क्षेत्र को अपना बताने की कोशिश कर रहा है, वो आखिर किसके अंडर में है। भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश को G20 का स्पोर्ट बनाकर चीन के बेबुनियादी दावों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है, जैसे कि धारा 370 हटाकर कश्मीर से पाकिस्तान का दावा खत्म किया, या फिर ताज होटल में UNSC के आतंक विरोधी बैठक आयोजित कर 26/11 के हमले को लेकर पाकिस्तान को सभी देशों के सामने एक्सपोज किया। देखा जाए तो भारत सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव करके अब दुश्मन को दुनिया के सामने एक्सपोज करने का बेड़ा उठा लिया है। चीन भी G20 का सदस्य है, इसलिए वो ये बात पूरे दावे के साथ नहीं कह सकेगा कि अरुणाचल चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। नहीं तो उसने जो गैर कानूनी गांव अरुणाचल के समीप बनाए हैं, उसका जवाब चीन को G20 के सामने देना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। तो दोस्तों, क्या हमें ऐसे ही विवादित जगहों पर विश्व स्तरीय मीटिंग आयोजित करनी चाहिए? आप क्या कहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ भारत और रूस ने एक बार फिर से बड़ा कमाल करके दिखाया। दरअसल दोनों देशों ने एक बहुत ही बड़ी और हिस्टोरिक जीत अचीव कर ली। दरअसल दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि अब से कुछ हफ्ते पहले रूस ने सऊदी अरेबिया और इराक को पीछे हटाकर भारत को इतना ज्यादा तेल सप्लाई किया कि वो भारत का नंबर 1 तेल सप्लायर बन गया। इतना ही नहीं,
अब से 3-4 दिन पहले एक और बड़ा रिकॉर्ड टूटा था, जब रूस भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया और दोनों देशों ने पिछले कुछ महीनों में इतना जमकर व्यापार किया कि अब कुछ महीनों पहले रूस भारत के साथ व्यापार करने के मामले में 25वें नंबर पर था, लेकिन 25वें से उठकर अब वो सीधा 5वें स्थान पर आ चुका है। ये बहुत ही बड़ी हिस्टोरिक मोमेंट मानी जा रही थी, लेकिन लगता है कि दोनों देश इससे संतुष्ट नहीं थे और इसलिए एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला। दरअसल दोस्तों, अब रूस ने भारत को इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर दिया है कि वो भारत के सबसे बड़े फर्टिलाइजर सप्लायर बन चुका है। और ये खबर भारत के लिए 2 तरीके से बड़ी खुशखबरी है। पहली तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम जो फर्टिलाइजर खरीदते थे अपने किसानों के लिए, वो हमें बहुत महंगा पड़ता था, जिस वजह से किसानों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। लेकिन फिर रूस ने कहा कि आप हमसे फर्टिलाइजर खरीदो अपने किसानों के लिए, हम आपको डिस्काउंट देंगे। और रूस ने हमें इतना भयानक डिस्काउंट दिया कि भारत ने भी धड़ाधड़ खरीदारी शुरू कर दी। और पिछले कुछ महीनों में इतनी ज्यादा खरीदारी की भारत ने रूसी फर्टिलाइजर की कि रूस भारत का नंबर 1 सप्लायर बन चुका है, जिससे भारत सरकार को अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से ज्यादा महंगा फर्टिलाइजर खरीदना नहीं पड़ेगा। भारतीय किसानों के लिए जो खाद पहले से ही बहुत महंगा था, वो और ज्यादा महंगा नहीं होगा। दूसरी फायदेमंद चीज ये हुई कि रूस से पहले चीन भारत का नंबर 1 सप्लायर था। भारत सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर चीन से खरीदा करता था, जो हमारा दुश्मन है। ऐसे में हम चीन से फर्टिलाइजर खरीद कर उनका फायदा करवा रहे थे, उसकी इकोनॉमी बढ़वा रहे थे और उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, और हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। वो कैसे? तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में भारी मात्रा में खेती की जाती है। ऐसे में मान लीजिए कल को भारत चीन के बीच इतनी टेंशन बढ़ जाती है कि चीन हमें फर्टिलाइजर देने से मना कर देता है, या फिर ये कहता है कि दोगुने से अधिक के दाम में खरीदना होगा। अब इससे भारत के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर का भट्टा बैठ जाता। भारत के जो लाखों करोड़ों किसान हैं जो खेती पर निर्भर हैं, उनकी और बुरी हालत हो जाती। ऐसे में रूस से फर्टिलाइजर खरीदने में हमें पैसे का तो लाभ है ही, लेकिन उससे भी बड़ा लाभ है रणनीतिक लाभ, क्योंकि अब हम चीन पर निर्भर नहीं रहे और हमने अपनी पॉलिसी को और मजबूत कर लिया। लेकिन दोस्तों, एक तीसरा फायदा भी है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं दे रहे, और वो है भारत और रूस का व्यापार। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि भारत और रूस का व्यापार भले ही 5वें नंबर पर आ गया हो, लेकिन दिक्कत वही है पहले वाली, कि भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा तो रूस फिर 5वें से 25वें पर चला जाएगा और रूस का झुकाव फिर चीन की तरफ बढ़ जाएगा। ऐसे में जरूरत है दूसरे सेक्टर में भी व्यापार किया जाए, और भारत बिल्कुल वही कर रहा है। अब भारत और रूस का व्यापार सिर्फ कच्चे तेल पर ही निर्भर नहीं है। दोनों देश अलग अलग सेक्टर में भी खूब जमकर काम कर रहे हैं, और इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और रूस का झुकाव चीन की तरफ और कम होगा। हालांकि दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।